नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के डॉक्टरों को कोरोना वायरस और भाजपा सरकार से बचाने की है ज़रूरत। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को भेजा नोटिस। कोरोनिल पर बयान को लेकर IMA ने दी थी याचिका। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार लाख कोशिश कर ले पर किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खुलकर खड़े हैं और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने में फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। देश के डॉक्टरों को कोरोना वायरस और भाजपा सरकार से बचाने की जरूरत, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी और लाखों लोग संक्रमण की चपेट में आए। महामारी के इस दौर में लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की भी जिंदगी सुरक्षित नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जो ताजा रिपोर्ट साझा की गई है, उसके अनुसार देश में कोरोना की दूसरी लहर में 624 डॉक्टरों की जान चली गई है। डॉक्टरों की मृत्यु पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा, डॉक्टरों को न सिर्फ कोरोना वायरस से सुरक्षा की जरूरत है, बल्कि भाजपा सरकार की निष्ठुरता से भी बचाने की जरूरत है। डॉक्टरों को बचाना है। IMA की रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में सबसे अधिक 109 डॉक्टरों की कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु हो गई है। वहीं कोरोना की दोनों लहरों की बात करें तो देश ने 1362 डॉक्टरों को गंवा दिया है। पिछली कोरोना लहर में देश में 748 डॉक्टरों की मृत्यु हुई थी। दूसरी लहर में दिल्ली के बाद सबसे अधिक डॉक्टरों की मृत्यु बिहार में 66, यूपी में 79, राजस्थान में 43, झारखंड में 39, आंध्र प्रदेश में 34 हुई है। जिन डॉक्टरों की दूसरी लहर में मृत्यु हुई है, उसमें अधिकतर डॉक्टर 30 से 55 साल के बीच के थे। इसमें एक रेजिडेंट डॉक्टर, इंटर्नशिप डॉक्टर भी शामिल है। यही नहीं, कुछ गर्भवती महिला डॉक्टरों की भी कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव को भेजा समन। कोरोनिल पर बयान को लेकर IMA ने दी थी याचिका। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु रामदेव को पतंजलि की कोरोनिल किट के कोविड-19 के उपचार के लिए कारगर होने की झूठी जानकारी देने से रोकने के लिए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर वाद पर योग गुरु बृहस्पतिवार को समन जारी किया। हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से योग गुरु रामदेव के वकील से कहा कि वह सुनवाई की अगली तारीख 13 जुलाई तक उन्हें कोई भड़काऊ बयान नहीं देने और मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहें। चिकित्सकों की ओर से DMA ने कहा कि रामदेव का बयान प्रभावित करता है, क्योंकि वह दवा कोरोना वायरस का इलाज नहीं करती और यह भ्रामक करने वाला बयान है। इससे पहले भारतीय चिकित्सा संघ ने कहा कि योग गुरु रामदेव ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रित करने संबंधी सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है और ऐसे समय में भ्रम पैदा करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं। IMA ने नागरिकों को एक खुले पत्र में यह भी आरोप लगाया कि रामदेव ने अपने उत्पादों के लिए बाजार तलाशने के एक मौके के रूप में राष्ट्रीय कोविड उपचार प्रोटोकॉल और टीकाकरण कार्यक्रम के खिलाफ अपना अभियान शुरू करना उचित समझा। IMA ने कहा, रामदेव ने महामारी को रोकने के लिए भारत सरकार के प्रयासों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। उसने कहा, राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में एक महामारी के दौरान भ्रम पैदा करने वाले लोग देशद्रोही और राष्ट्र विरोधी हैं। वे जन विरोधी और मानवता विरोधी हैं। वे दया के पात्र नहीं हैं। IMA ने रामदेव के खिलाफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन और देश के अन्य मेडिकल तथा रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा बुलाए गए विरोध को समर्थन दिया है। इन डॉक्टरों ने काला फीता बांधकर विरोध किए जाने का आह्वान किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार लाख कोशिश कर ले पर किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर केंद्रीय कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। राकेश टिकैत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दिल्ली की सीमा से चल रहे किसान आंदोलन को हरियाणा में स्थानांतरित करना चाहती है। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। हम सरकार को अपनी चाल में कामयाब नहीं होने देंगे। हम किसी भी कीमत पर दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में टोल प्लाजा पर हड़ताल जारी रहेगी और विरोध राष्ट्रीय राजधानी पर केंद्रित रहेगा। कई दौर की बातचीत के बावजूद बात नहीं बनी। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार और किसानों के बीच टकराव चल रहा है। केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान पिछले 6 महीने से देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सीमाओं पर डेरा डाला है। पिछले साल केंद्र और किसान नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद बात नहीं बनी और गतिरोध लगातार बना हुआ है। 26 नवंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020, किसानों का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 कानून बनाए हैं। किसान 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर इन तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस का केंद्र पर निशाना। टीकाकरण पर न्यायालय के आदेश से स्पष्ट है कि सरकार की नीतियां बेतुकी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि टीकाकरण के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए आदेश से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार
की नीतियां बेतुकी है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत के फैसले से टीकाकरण को लेकर कांग्रेस एवं उसके नेतृत्व के रुख की पुष्टि हुई है। उन्होंने डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में कहा, उच्चतम न्यायालय के आदेश ने साबित कर दिया है कि कोरोना पर सरकार की नीतियां बेतुकी, बेमेल और बेकार है। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आ रही है कि कोरोना पर सरकार की नीतियां असंगत और अनुपयोगी है। हमारे इस रुख की कानूनी रूप से पुष्टि हुई है। वरिष्ठ वकील ने कहा, अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो ये उच्चतम न्यायालय का आदेश 3-4 मुद्दों पर केंद्रित है। एक है टीके की कमी, दूसरा है कि टीकों के दाम में एकरूपता नहीं है, तीसरा यह है कि कीमतें अलग अलग क्यों है और चौथा यह है कि टीके के वितरण में विसंगति है। सिंघवी ने सवाल किया, 100% टीकाकरण कब और कैसे होगा? आखिर यह कैसे साबित होगा कि 100% टीकाकरण एक जुमला या नारा नहीं है? उन्होंने कहा, सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि आप पहेलियां तो बुझा सकते हैं, आप हमारा मजाक तो उड़ा सकते हैं, लेकिन किसी और बहाने से ही सही कम से कम जो हमने प्रस्ताव रखे थे उनके ऊपर अमल तो करिए, कदम उठाइए। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोगों को वित्तीय मदद देने और टीकाकरण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने जो सुझाव दिए थे उन सरकार को अमल करना चाहिए। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोविड-19 रोधी टीकाकरण नीति से जुड़ी अपनी सोच को दर्शाने वाले सभी प्रासंगिक दस्तावेज और फाइल पर की गई टिप्पणियां रिकॉर्ड पर रखे तथा कोवैक्सीन, कोविशील्ड एवं स्पुतनिक वी समेत सभी टीकों की आज तक की खरीद का ब्यौरा पेश करें। शीर्ष अदालत ने म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस की दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताने को कहा है। इसके अलावा निःशुल्क टीकाकरण के संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सप्ताह के भीतर अपना रुख बताने को कहा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश के सुशासन की नीति आयोग ने खोल दी पोल, एसडीजी रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे। जी हां दोस्तों, नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी कर दिया है। रिपोर्ट में जहां केरल को पहला नंबर मिला है तो वहीं 52 अंकों के साथ बिहार सबसे पिछड़ा राज्य साबित हुआ है। एसडीजी इंडेक्स के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्तर पर हो रही प्रगति का अनुमान लगाया जाता है। इस रिपोर्ट को हर साल सरकार द्वारा रिलीज किया जाता है। इस इंडेक्स के मुताबिक जहां केरल की परफॉर्मेंस अव्वल नंबर की रही तो वहीं बिहार तीनों ही वर्गों में पिछड़ा साबित हुआ। नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स को जारी करते हुए बताया कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों में 6 अंकों का सुधार हुआ है। 2019 में सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्कोर जहां 60 था तो वहीं अब 2021 में यह 66 हो चुका है। बताया जा रहा है कि स्कोर में बढ़ोतरी का मुख्य कारण लक्ष्य नंबर 6 स्वच्छ पानी और स्वच्छता और लक्ष्य नंबर 7 सस्ती और साफ ऊर्जा है। रिपोर्ट में बिहार, झारखंड और असम का प्रदर्शन सबसे खराब साबित हुआ। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में भी बिहार 52 अंकों पर, झारखंड 56 अंकों पर और असम 57 अंकों पर बना रहा। वहीं दूसरी ओर केरल को उसके प्रदर्शन के लिए 100 में से 75 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को उनके प्रदर्शन के लिए 74 अंक मिले हैं। वहीं दूसरी ओर आंध्र प्रदेश को भी 72 अंक मिले हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट में जारी करते हुए इसके वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार ने कहा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के जरिए एसडीजी की निगरानी रखने की हमारी कोशिश को दुनिया भर में काफी पहचान मिल रही है। इस डाटा का उपयोग देश के विकास के प्रोजेक्ट पर भी किया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी और अमित शाह पर आपदा अधिनियम के तहत दर्ज हो केस, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मांग। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक बनाने वाले टीएमसी के नेताओं ने बीजेपी पर हमले तेज कर दिए हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके कनेक्शन राज्य में कोरोना संकट से जोड़ा जा रहा है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान न सिर्फ बड़ी रैलियां की, लोगों की जान को भी खतरे में डाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इससे पीछे नहीं रहे, लिहाजा इन दोनों नेताओं पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की वोटिंग 8 चरणों में संपन्न हुई थी। 2 मई को रिजल्ट निकला और टीएमसी को फिर से सत्ता मिल गई। अब सरकार गठन के बाद सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। इसमें टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी भी पीछे नहीं है। उन्होंने तो 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग कराने के चुनाव आयोग के फैसले पर भी सवाल उठाए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी से मिलकर खट्टर ने चली चाल, आंदोलन को हरियाणा शिफ्ट नहीं होने देंगे, टिकैत। जी हां दोस्तों, हरियाणा के जिंद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हरियाणा में आंदोलन को केंद्र बनाना चाहती है, लेकिन हम आंदोलन को हरियाणा के जिंद के आसपास शिफ्ट नहीं होने देंगे। टिकैत ने कहा कि इस चाल में हम सरकार को कामयाब नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत वीरवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा हल्के उचाना में किसानों के धरने पर पहुंचे थे, जहां किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान टिकैत ने हरियाणा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि खट्टर ने आंदोलन को यहां शिफ्ट करने की पूरी
पूरी जिम्मेदारी ले रखी है, लेकिन ये नहीं होगा। किसान किसी भी सूरत में दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा सरकार चाहे 10,000 मुकदमे दर्ज करे, हम दिल्ली से हरियाणा में आंदोलन शिफ्ट नहीं करेंगे। दरअसल हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा हुई थी। तो इसी पर टिकैत के मुताबिक खट्टर ने आंदोलन को शिफ्ट करने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि हम किसानों को शांत रखकर दिल्ली ही केंद्रित रहेंगे, लेकिन हरियाणा में टोल प्लाजों पर धरने पहले की तरह चलते रहेंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि टोहाना में आंदोलन कर रहे बच्चे बागी नहीं बल्कि हमारे ही बच्चे हैं, उन बच्चों को हम समझाएंगे, पुलिस को जरूरत नहीं है। समय आने पर उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की तरह विधानसभा में भी वही हाल करेंगे। जनता सब जानती है, अपने आप जवाब दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश के 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने दिए सामूहिक इस्तीफे। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में जूनियर डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर सामूहिक इस्तीफा दिया है। यहां करीब 3,000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया है। वहीं जबलपुर में 400 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है और भोपाल में भी जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी आंदोलन जारी रखने और सामूहिक इस्तीफे का ऐलान किया है। एक जूनियर डॉक्टर ने बताया, आज मध्य प्रदेश में सभी 3,000 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। ये हमारी मजबूरी है। हम अपने माननीय से अनुरोध करते हैं कि हमारी मांगे मानी जाए। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 4 दिन से चल रही है जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। इधर भोपाल जूनियर डॉक्टर ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। जूडा ने मेडिकल से जुड़े दूसरे संघ का समर्थन होने का भी दावा किया। दूसरे राज्यों के स्वास्थ्य से जुड़े डॉक्टर का समर्थन है। वहीं जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के करीब 400 जूनियर डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफे दिए। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने आज ही जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर हड़ताल खत्म करने और काम पर लौटने का आदेश दिया था। साथ ही प्रदेश सरकार ने कहा था कि अगर डॉक्टर्स ने हड़ताल नहीं खत्म की तो उन पर कड़ी कार्रवाई करे। मध्य प्रदेश में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की निंदा करते हुए असंवैधानिक बताया और तत्काल हड़ताल को वापस लेने के आदेश दिए हैं। जूनियर डॉक्टरों हड़ताल पर हाईकोर्ट में पहले से लंबित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान जब डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत है, ऐसे नाजुक हालातों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के भीतर अगर जूनियर डॉक्टर अपने काम पर वापस नहीं लौटते हैं तो सरकार उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में कहा गया कि जूनियर डॉक्टर की अधिकतम मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है, उसके बावजूद भी डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में वैक्सीन आते ही सेंटरों पर उमड़ी भीड़, नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। जी हां दोस्तों, पटना में 8 दिनों के ब्रेक के बाद गुरुवार से एक बार फिर 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया। इस दौरान पटना के कंकड़बाग में नगर निगम कार्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर में अव्यवस्था का आलम दिखाई दिया। पटना सहित सभी शहरी इलाकों में ज्यादातर सेंटर पर बड़ी संख्या में लोग टीके लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। पटना के सेंटरों पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है और इस भीड़ ने व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। आलम यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं होता दिखाई दिया है। स्लॉट बुक कर अपनी टाइमिंग के अनुसार वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों को पटना के सेंटरों पर अव्यवस्था झेलनी पड़ी। पहले तो वैक्सीनेशन देर से शुरू हुआ और फिर उसकी रफ्तार भी सुस्त रही। यही कारण है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जबरदस्त भीड़ दिखने लगी। सेंटर पर ना कहीं लाइन दिख रही थी, ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग। गर्मी और अव्यवस्था से परेशान लोग हंगामा करते रहे, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। कंकड़बाग स्थित नगर निगम के अंचल कार्यालय में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के लिए वोटिंग जोन सड़क पर बनाया गया था। कपड़े का शेड डालकर बनाए गए इस वोटिंग जोन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 50 लोग भी लाइन में खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन यहाँ दिन के 12 बजे करीब 150 लोग दिख रहे थे। कुछ लोग जमीन पर बैठकर तो कुछ लोग यहाँ वहाँ खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पहुंचे लोगों की माने तो वो सुबह 10 बजे से ही खड़े थे। 3 जून को पटना में 12 सेंटर पर वैक्सीन लगाया गया। हर सेंटर के लिए स्लॉट बुक हुए थे। पटना जिले में 17,000 लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक किया था। वैक्सीन की कमी के कारण पटना सहित पूरे बिहार में बीते 8 दिन से वैक्सीनेशन बाधित था। 18+ वालों को टीका लगाने का काम पूरी तरह से बंद था। यही वजह है कि जैसे ही वैक्सीन की आपूर्ति बड़े पैमाने पर हुई और रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तो लोग वैक्सीनेशन के लिए तेजी से सामने आए। स्लॉट खुलते ही महज 7 मिनट में फुल हो गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लंबी चुप्पी के बाद अल्पन बंदोपाध्याय ने केंद्र को दिया नोटिस का जवाब, जो ममता ने कहा वो किया। जी हां दोस्तों, केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच जारी तनातनी की नई कड़ी के किरदार राज्य के पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय ने भारत सरकार को नोटिस का जवाब भेज दिया है। केंद्र सरकार की ओर से 31 मई को अल्पन बंदोपाध्याय को नोटिस भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार अल्पन बंदोपाध्याय ने अपने जवाब में कहा है कि उन्होंने वही किया जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्देश दिया। सूत्रों के अनुसार अल्पन ने समीक्षा बैठक के दिन समय सीमा के साथ चीजों को स्पष्ट करते हुए जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह उस समय मुख्यमंत्री के साथ थे और उत्तर और दक्षिण 24 परगना में हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे। वह
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अनुमति पर दीघा गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने साइक्लोन यास के बाद बंगाल में जाकर बैठक की थी, लेकिन अल्पन उस मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। केंद्र सरकार ने कल 3 दिन में उनसे बैठक में शामिल न होने का कारण मांगा था। ममता ने सलाहकार नियुक्त किया। केंद्र सरकार की ओर से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 51B का इस्तेमाल किया गया है। नोटिस में अल्पन बंदोपाध्याय से पूछा गया कि उनके खिलाफ क्यों न एक्शन लिया जाए, इसका कारण 3 दिनों में बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में नहीं आने के बाद केंद्र ने पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय पर कड़ा रुख अपनाया। पहले केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने अल्पन को दिल्ली बुलाया, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें दिल्ली नहीं भेजा। अब मुख्यमंत्री ममता ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी के पद से हटाकर अपना सलाहकार नियुक्त कर दिया है। हालांकि ममता के इस फैसले के बाद भी केंद्र सरकार के पास ताकत है कि वह इस मामले में अल्पन बंदोपाध्याय के खिलाफ एक्शन ले सकती है। अल्पन को पिछले मंगलवार को भी नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन बजट का 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुआ, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार से सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी देश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर सरकार से सवाल पूछा कि वैक्सीन बजट के लिए 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। कांग्रेस महासचिव पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन पर आंकड़ों को रखते हुए लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मई महीने में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़, वैक्सीन उत्पादन हुआ 7.94 करोड़ और वैक्सीन लगी 6.1 करोड़। जून में सरकारी दावा है कि 12 करोड़ की वैक्सीन आएंगी। कहां से? क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया? वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ कहां खर्च किए? अंधेर वैक्सीन नीति चौपट राजा। इससे पहले बुधवार को भी उन्होंने यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की मांग करते हुए फेसबुक पर लिखा था कि आज देश में प्रतिदिन औसतन 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। केंद्र सरकार की ढुलमुल वैक्सीन नीति ने टीकाकरण को अधर में लाकर छोड़ दिया है। कांग्रेस ने बुधवार को मुफ्त वैक्सीन की मांग करते हुए सोशल मीडिया पर स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हैशटैग अभियान चलाया। प्रियंका ने दावा किया, भारत के लोगों ने आशा की थी कि सबके लिए मुफ्त वैक्सीन की नीति बनेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने दिया क्या? वैक्सीनेशन सेंटर पर ताले, एक देश में वैक्सीन के 3 दाम। अभी तक सिर्फ 3.4% आबादी का फुल वैक्सीनेशन, जिम्मेदारी त्याग कर बाहर राज्यों पर डालना, दिशाहीन टीका नीति। उन्होंने यह भी कहा कि अगर दिसंबर 2021 तक हर भारतीय का वैक्सीनेशन करना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन 70 से 80 लाख लोगों को टीका लगाना पड़ेगा, लेकिन मई महीने में औसतन प्रतिदिन 19 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगी है। प्रियंका गांधी जिम्मेदार कौन सीरीज के तहत सरकार से हर दिन वैक्सीनेशन और कोविड-19 को लेकर सवाल पूछ रही है। उन्होंने यह भी कहा था, मोदी सरकार की विफल वैक्सीनेशन पॉलिसी के चलते अलग अलग दाम पर वैक्सीन मिल रही है। जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपए में मिल रही है, वही राज्य सरकार को 400 रुपए में और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में मिल रही है। वैक्सीन तो अंततः देशवासियों को ही लगेगा, तो फिर यह भेदभाव। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सवालों में मोदी सरकार की वैक्सीन पॉलिसी, विपक्ष के बाद अब कोर्ट भी कड़क। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर के असर को कम करने के लिए और तीसरी लहर के प्रकोप से बचने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है। अब तक पूरे देश में 22 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन नीति को आगे बढ़ाया जा रहा है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई इस नीति पर अब लगातार निशाना साधा जा रहा है। विपक्ष पहले ही केंद्र की वैक्सीन नीति को फेल करार दे रहा था और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से सख्त सवाल पूछ लिए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने का दावा करने वाली केंद्र सरकार इस वक्त अपनी ही वैक्सीन नीति को लेकर चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। देश में जारी टीकाकरण अभियान को लेकर सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया। केंद्र को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 से 44 साल की उम्र के लिए लागू मौजूदा वैक्सीन नीति तर्कहीन और मनमानी है। अदालत ने यह भी पूछा कि आम बजट में वैक्सीन के लिए जिन 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ था, उनका इस्तेमाल यह क्यों नहीं किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब देश के नागरिकों के अधिकार संकट में हो तब अदालत इस तरह मूक दर्शक नहीं बन सकती है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र की वैक्सीन नीति का पूरा हिसाब किताब मांग लिया है। अब केंद्र को बताना होगा कि उसने कब कब वैक्सीन खरीदी, पूरे देश को वैक्सीन लगाने के लिए उसका क्या प्लान है। अदालत में ये जवाब 2 हफ्ते में देने होंगे। अभी देश में वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को तवज्जो दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल खड़े किए हैं। अदालत का कहना है कि देश के ग्रामीण इलाकों में बड़ा तबका ऐसा है जिसकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे होगा और फिर टीका कैसे लग पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को अपनी वैक्सीन नीति में बदलाव करना चाहिए और लोगों की परेशानियों को देखते हुए इसे तैयार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अधिकारियों पर हत्या का केस होना चाहिए, वैक्सीन को लेकर केंद्र पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट और वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सख्ती बरत रहे हैं। बुधवार को जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि कोर्ट चुपचाप बैठकर मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है, वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सीन निर्माण को लेकर और भी सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में जरूरत की पूर्ति के लिए
लिए बहुत स्कोप और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए मौजूदा क्षमता को दबाकर बैठे अधिकारियों पर हत्या का मामला चलना चाहिए, क्योंकि इससे इतनी ज्यादा मौतें हो रही हैं। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है कि सारे लोग हाथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि एक डर की मानसिकता के चलते ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में जो क्षमताएं हैं वो विदेशी कंपनियों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जस्टिस मनमोहन और नाजिम वजीरी की बेंच ने कहा कि दिक्कत इस डर की मानसिकता की है कि विजिलेंस इंक्वायरी बैठ जाएगी, ऑडिट हो जाएगा, पुलिस जांच होगी। बताइए उनको कि यह जांच और ऑडिट रिपोर्ट की चिंता करने का टाइम नहीं है, इसके चलते मौतें हो रही हैं। दरअसल संभावनाओं पर बैठे हुए कुछ लोगों पर तो हत्या का केस होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र को पैनेसिया बायोटेक के नमूने को क्लियरेंस देने की प्रक्रिया तेज करनी होगी। यह कंपनी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के प्रोडक्शन के लिए रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग के साथ सहयोग कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर वैक्सीन को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है तो सरकार को बस ये देखना चाहिए कि कंपनी जो सैंपल तैयार कर रही है वो मौजूदा मापदंडों के मुताबिक हो। कोर्ट ने ब्रिजिंग ट्रायल की शर्त पर पूछा कि आप उनका ब्रिज ट्रायल क्यों करवाना चाहते हैं, जब आपने ब्रिज ट्रायल आयातित वैक्सीन के लिए रखा है। आपने आयातित वैक्सीन के लिए इस शर्त को हटा दिया है, तो फिर घरेलू निर्माता पर यह शर्त क्यों है। हाई कोर्ट दिल्ली की कंपनी पैनेसिया बायोटेक की एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस कंपनी ने एक ऑर्बिटल अवार्ड के रिलीज की मांग। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।